नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। बस आपसे निवेदन है कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। देश भर में फिर से बड़े कोरोना के केस। एक्शन में आए पीएम मोदी, लोगों से की मास्क लगाने की अपील। ये आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच मौजूदा हालात तथा तैयारियों की समीक्षा करने के लिए बुधवार को उच्च स्तरीय बैठक की। अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना वायरस के 1134 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 7026 पहुंच गई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने लोगों से कहा है कि कोरोना अभी गया नहीं है। उन्होंने लोगों से मास्क लगाने की अपील की है। पीएम मोदी ने नए स्ट्रेन की पहचान के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाने का भी निर्देश दिया है। अगली बड़ी खबर है, एक बार फिर भूकंप से कांपी धरती। दिल्ली और एनसीआर में महसूस किए गए झटके। ये आपको बता दें कि भूकंप ने एक बार फिर दिल्ली वासियों में डर पैदा कर दिया है। मंगलवार को आए तेज भूकंप के झटकों को लोग अभी भुला नहीं पाए थे कि बुधवार को फिर से दिल्ली और एनसीआर के कई क्षेत्रों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि बुधवार को भूकंप के झटके इतने तेज नहीं थे। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 2.7 मापी गई। भारत और पाकिस्तान के कई शहरों में भूकंप के तेज झटकों के बाद हाई राइज बिल्डिंगों में रहने वाले लोग दहशत के मारे बाहर निकल आए। भूकंप के झटकों के बाद लोग दिल्ली एनसीआर में अपने अपार्टमेंट के बाहर जमा हो गए। एहतियात के तौर पर दिल्ली एनसीआर में मेट्रो सेवाएं घंटों तक रोक दी गईं। आपको बता दें कि दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कुछ शहरों में लोग किसी अप्रिय घटना से बचने के लिए अपने परिजनों के साथ में घरों के बाहर नजर आए। रिहायशी इलाकों में भूकंप आने पर दहशत में आए लोगों में चीख पुकार मच गई। सोशल मीडिया पर भूकंप के झटकों के वीडियो जमकर वायरल हो रहे हैं। अगली बड़ी खबर, नवरात्र पर संसद की छुट्टी से अखिलेश यादव को आपत्ति। जयराम रमेश ने बोला जबरदस्त हमला। ये आपको बता दें कि नवरात्र के मौके पर संसद की छुट्टी रखी गई है। त्योहार को देखते हुए कार्यवाही को स्थगित रखा गया है। और वैसे तो संसद कई दिनों से ऐसे ही स्थगित चल रही है, लेकिन नवरात्र की ये छुट्टी कुछ नेताओं को रास नहीं आ रही। इसी लिस्ट में सपा प्रमुख अखिलेश यादव का नाम भी आता है। उनके अलावा समाजवादी पार्टी के 2 मुस्लिम सांसदों ने भी इस पर ऐतराज जताया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि सिर्फ नवरात्र पर क्यों, हर त्योहार पर छुट्टी होनी चाहिए। अखिलेश यादव के इस तर्क पर अभी तक बीजेपी ने तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस पर आपत्ति जाहिर कर दी है। उनकी तरफ से जोर देकर कहा गया है कि इस तरीके के पर्व को लेकर सियासत करना ठीक नहीं है। वैसे अखिलेश यादव से पहले सपा नेता एसटी हसन ने भी नवरात्रि के मौके पर सदन की छुट्टी पर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने कहा कि एक समुदाय को खुश करने के लिए यह सब किया गया है। सदन पहले से ही ठीक से नहीं चल पा रहा, उस बीच इस तरीके की छुट्टी की गई है। अब संसद की छुट्टी को लेकर जरूर बयानबाजी का दौर जारी है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने नवरात्रि के मौके पर 9 दिन का दुर्गा सप्तशती का पाठ रखा है। राज्य सरकार 75 जिलों को 1 लाख रुपए देने वाली है। इस कार्यक्रम को विपक्ष जरूर हिंदुत्व से जोड़ रहा है, लेकिन सरकार इसे सनातन धर्म का सम्मान मान रही है। राज्य सरकार के मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह तो यहां तक कहते हैं कि अखिलेश यादव को भी अपने जिले में जाकर इस कार्यक्रम में हिस्सा लेना चाहिए। उन्होंने यहां तक कहा कि ऐसे कार्यक्रम के लिए 1 लाख रुपए तो क्या 1 करोड़ रुपए भी दिए जा सकते हैं। अगली बड़ी खबर, गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों का ग्रुप बना रहे अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को किनारे कर 2024 की कर रहे बड़ी तैयारी। ये आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विपक्ष के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की पहल शुरू की है। देश के अलग अलग राज्यों के नॉन कांग्रेसी यानी गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों का ग्रुप बनाने के सवाल पर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि ये एक प्लेटफॉर्म बन रहा है। लगभग 8 मुख्यमंत्रियों के बीच में मीटिंग हुई है। ये कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि गवर्नेंस का प्लेटफॉर्म है। आज मुझे ये घोषणा करनी पड़ रही है, हालांकि कि मैं प्रोटोकॉल तोड़ रहा हूं, जबकि और मुख्यमंत्रियों को एक साथ यह प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सभी 8 मुख्यमंत्रियों ने यह तय किया है कि हर महीने अलग अलग 8 राज्यों में से एक राज्य में जाएंगे। उन राज्यों के अच्छे काम को देखकर अपने अपने राज्यों में अमल में लाएंगे। केजरीवाल ने आगे कहा कि इस पूरे ग्रुप को बनाने का आइडिया यही है कि ये राज्य एक दूसरे से सीखें। इसे लेकर कई राउंड की चर्चा भी हो चुकी है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगाए गए पोस्टर पर दिल्ली पुलिस की अनेकों एफआईआर दर्ज करने के मामले में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि क्या उस पोस्टर पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री इतने डरे हुए क्यों हैं, इतने इनसिक्योर क्यों हैं। ये नॉर्मल पोस्टर हैं, जनतंत्र में कोई भी पोस्टर लगा सकता है। प्रधानमंत्री सुबह उठकर यही सोचते हैं कि किसको जेल में डालना है।
और ये बड़ी खबर 2024 से पहले ईवीएम मशीन पर फिर से बवाल। शरद पवार ने विपक्षी नेताओं की बुलाई बड़ी बैठक। ये आपको बता दें कि एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने रूरल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम मशीन पर चर्चा के लिए आज बड़ी बैठक बुलाई है। उन्होंने राज्यसभा में विपक्षी दलों के फ्लोर नेताओं को इस मीटिंग के लिए आमंत्रित किया है। बैठक आज शरद पवार के घर पर होगी। इसे लेकर सभी विपक्षी नेताओं को पत्र लिखा गया है। एनसीपी चीफ ने कहा कि वो उन सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को बैठक में बुला रहे हैं जिन्हें रूरल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल को लेकर संदेह है। शरद पवार ने कहा कि बैठक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराए जाने को ध्यान में रखते हुए बुलाई गई है। साथ ही इस दौरान आईटी प्रोफेशनल्स और क्रिप्टोग्राफरों की राय भी सुनी जाएगी। इसके बाद ईवीएम मशीन के इस्तेमाल को लेकर अंतिम राय सामने आ सकती है। ध्यान रहे कि कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं और राजनीतिक दलों की ओर से रूरल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम मशीन को लेकर सवाल उठाए गए थे। इसे लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त की ओर से संदेहों का जवाब देने का वादा भी किया गया था। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि ईवीएम मशीन को लेकर समान विचारधारा वाले दलों के साथ में सहमति बनाई जाएगी। इसके बाद अगर चुनाव आयोग ने इस विषय पर जवाब नहीं दिया तो वो अदालत का रुख करेगी। फरवरी में पार्टी के महाधिवेशन में पारित राजनीतिक मामलों के प्रस्ताव में यह कहा गया है। कांग्रेस ने इस प्रस्ताव में कहा कि 14 से अधिक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों, कई प्रतिष्ठित एक्टिविस्ट और कंप्यूटर वैज्ञानिकों ने चुनाव आयोग को ईवीएम मशीन की प्रभावशीलता पर चिंता जताई है, लेकिन अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया नहीं मिली है। जब मतदाताओं का चुनावी प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा, खासकर ईवीएम मशीन से भरोसा उठ जाता है तो हमारा लोकतंत्र भीतर से खोखला हो जाता है। आपको बता दें कि ईवीएम मशीन को लेकर आज शरद पवार ने कई बड़े दलों की मीटिंग बुलाई है। और ये बड़ी खबर, कर्नाटक विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस पार्टी ने कसी कमर। आज जारी की जा सकती है उम्मीदवारों की लिस्ट। ये आपको बता दें कि कर्नाटक में इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। खबर है कि कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनावों को लेकर 1 से 2 दिन में उम्मीदवारों की सूची जारी कर देगी। कांग्रेस पार्टी की कर्नाटक के इकाई के अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने बुधवार को कहा कि राज्य विधानसभा के लिए पार्टी के उम्मीदवारों की पहली सूची 1 से 2 दिन में जारी कर दी जाएगी। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष ने कहा कि शुरुआती योजना बुधवार को सूची जारी करने की थी, लेकिन उसे टाल दिया गया है। कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सूची को अब 1 से 2 दिन में जारी कर दिया जाएगा। कांग्रेस सूत्रों की माने तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 के उम्मीदवारों की यह लिस्ट आज जारी की जा सकती है और पार्टी की इस लिस्ट में करीब 120 नामों को शामिल किया गया है। सूत्रों ने बताया कि पहली सूची में निवर्तमान विधायकों और उन सीटों के लिए नाम होंगे जहां पर पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा उम्मीदवारों का बहुत कम विरोध किया जा रहा है और जीत की संभावना ज्यादा है। आपको बता दें कि इस चुनाव को लेकर सियासत दिन प्रतिदिन तेज होती जा रही है। जहां पर एक और भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता को कायम रखना चाहती है तो वहीं कांग्रेस पार्टी के अलावा अन्य दल सत्ता में आने के लिए मैदान में उतरेंगे। गौरतलब है कि कर्नाटक में कुल 224 विधानसभा सीटें हैं जिनके लिए ये पार्टियां चुनावी मैदान में उतरेंगी। अगली बड़ी खबर, 2 दिन के अंदर 2 मुख्यमंत्री करने जा रहे बड़ी बैठक। थर्ड फ्रंट की आहट हो गई तेज। ये आपको बता दें कि अगले साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले थर्ड फ्रंट के गठन की आहट और चर्चा के बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज भुवनेश्वर में उड़ीसा के मुख्यमंत्री और बीजू जनता दल के चीफ नवीन पटनायक से मुलाकात करेंगी। ममता बनर्जी ने भले ही इस बैठक को शिष्टाचार मुलाकात बताया हो, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे 2024 के पहले थर्ड फ्रंट के मोर्चेबंदी के रूप में देखा जा रहा है। 2 दिवसीय दौरे में ममता बनर्जी नवीन पटनायक से भुवनेश्वर में मुलाकात करेंगी। तृणमूल कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों का मानना है कि दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान क्षेत्रीय दलों के गठबंधन पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। ममता बनर्जी की ही तरह नवीन पटनायक राज्य में विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस और भाजपा दोनों से समान दूरी बनाए हुए हैं। नवीन पटनायक की पार्टी पिछले करीब 5 दशकों से उड़ीसा की सत्ता पर काबिज है। पटनायक 2000 से ही राज्य के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। लोकसभा में उनकी पार्टी के 20 सांसद हैं। आपको बता दें कि तीसरे मोर्चे की कवायद के बीच कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और जनता दल सेक्युलर के नेता एचडी कुमारस्वामी भी ममता बनर्जी से मिलने वाले हैं। वो पटनायक से मुलाकात के अगले दिन यानी 24 मार्च को ममता बनर्जी के कोलकाता आवास पर उनसे बातचीत करेंगे। तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व पहले ही साफ कर चुका है कि उसकी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी दोनों से समान दूरी बनाए रखेगी और समान विचारधारा वाली पार्टियों के साथ में आगे बढ़ेगी। हाल ही में ममता बनर्जी ने यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ में बैठक की थी। यादव ने 2 दिन कोलकाता में रहकर ममता बनर्जी के घर पर उनसे लोकसभा चुनावों की आगामी रणनीति पर चर्चा की थी। आपको बता दें कि तब अखिलेश यादव ने कहा था कि लोकसभा चुनाव से पहले क्षेत्रीय दल गठबंधन या मोर्चा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ममता बनर्जी इस दिशा में नेतृत्व कर रही हैं। यादव ने कहा था कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी क्षेत्रीय दलों के गठबंधन को लेकर सक्रिय हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी ममता बनर्जी के संपर्क में बताया जा रहा है। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान, बोले 6 पॉइंट एक्शन प्लान से साफ होगी यमुना, 2025 के चुनाव से पहले लगाऊंगा डुबकी। ये आपको बता दें कि दिल्ली का बजट बुधवार को विधानसभा में वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने पेश किया। दिल्ली का बजट पेश होने के बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि यमुना की सफाई के लिए 6 सूत्रीय कार्य योजना बनाई गई है। सरकार इस योजना पर काम करेगी। सभी कॉलोनियों को सीवेज से जोड़ा जाएगा और यमुना नदी की सफाई के लिए सीवेज शोधन संयंत्रों की क्षमता बढ़ाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में कहा कि 2025 के अगले दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले मैं आपके साथ यमुना में डुबकी लगाऊंगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि अगले 2 सालों में तीनों लैंडफिल स्थलों से कचरा साफ कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि लैंडफिल की सफाई के लिए दिल्ली नगर निगम को 850 करोड़ रुपए का कर्ज देने का प्रस्ताव है। उन्होंने कहा कि एमसीडी के साथ में काम करते हुए तीनों लैंडफिल साइट्स को 2 साल के भीतर गिरा दिया जाएगा। ओखला लैंडफिल साइट दिसंबर 2023 तक, भलसुआ लैंडफिल साइट मार्च 2024 तक और गाजीपुर लैंडफिल साइट दिसंबर 2024 तक हटा दी जाएगी। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में निकाली गई ऐतिहासिक रैली, 3000 बाइक से 51 किलोमीटर का सफर किया गया तय। ये आपको बता दें कि रैली के संयोजक एवं जसूरी सरपंच प्रकाश भाकर के नेतृत्व में हिंदू नववर्ष पर मकराना में पहली बार 51 किलोमीटर तक विशाल मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। रैली को लेकर आमजन में बहुत उत्साह देखने को मिला। हर बाइक पर भगवा पताका के साथ में चालक भगवा साफा पहना हुआ था। इस रैली को श्री बालाजी मंदिर बरवाली से महामंडलेश्वर रघुवर दास महाराज और बरवाला धाम के बालक दास महाराज ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि रास्ते में रैली का जगह जगह मंगल गीत गाकर और पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। उसके बाद श्री कालका माता मंदिर में इस विशाल रैली का समापन समारोह हुआ। समापन समारोह में अखिल भारतीय सांगलिया धोड़ी के पीठाधीश्वर श्री ओमदास महाराज भी उपस्थित रहे। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में किसानों के लिए बिजली हो गई फ्री, अब आएगा शून्य बिल, 2000 यूनिट मिलेगी बिल्कुल फ्री। ये आपको बता दें कि राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार ने किसानों के बिजली के बिल में सब्सिडी देने के लिए नई योजना की शुरुआत की है। अशोक गहलोत सरकार की ओर से नए बजट में किसान मित्र योजना के तहत किसानों के बिजली के बिल को शून्य करने का दावा किया गया है। राजस्थान सरकार के ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने दावा किया है कि राजस्थान सरकार ही किसान हितैषी है। इस योजना से राज्य के करीब 80% किसानों का बिजली का बिल बिल्कुल शून्य हो जाएगा। इससे बिजली कंपनियों पर 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का वित्तीय भार आएगा। राजस्थान सरकार की ओर से हाल ही में पेश किए गए अपने बजट में नए जिलों की घोषणा से लेकर कई तरीके के बड़े ऐलान किए गए हैं। कहने को तो राजस्थान में बिजली सबसे महंगी है, लेकिन बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आम बिजली उपभोक्ताओं को 100 यूनिट मुफ्त बिजली हर महीने देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही किसानों को हर महीने कृषि कनेक्शन पर 2000 यूनिट बिजली फ्री देने का इस बजट में ऐलान किया है। आपको बता दें कि सरकार का कहना है कि किसानों पर पहले से ही मौसम की मार पड़ी हुई है, लिहाजा उन्हें राहत देने के लिए सरकार कृषि कनेक्शन वाले किसानों के हर महीने 2000 यूनिट बिजली फ्री कर देगी। राजस्थान में करीब 13 लाख से ज्यादा किसानों के पास में कृषि कनेक्शन है। इनमें से करीब 10 लाख से ज्यादा किसानों को सरकार की इस योजना का लाभ मिलेगा। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी किसानों से जुड़ी इस योजना को लेकर दावा कर रहे हैं कि इसे राजस्थान में लागू करने के बाद प्रदेश के करीब 80% किसानों का बिजली का बिल बिल्कुल शून्य हो जाएगा। राजस्थान सरकार ने पिछले बजट में सरकार के आम बिजली उपभोक्ताओं को 50 यूनिट बिजली हर महीने फ्री देने का ऐलान किया था। उसके बाद इस बार इसे 100 यूनिट बिजली फ्री कर दिया है। इसी तरीके से पहले राजस्थान के 8 लाख से ज्यादा किसानों को हर महीने 1000 रुपए सब्सिडी के रूप में देने का ऐलान किया था, लेकिन अब की बार चुनावी साल है तो सरकार ने दिल खोलकर किसानों को 2000 यूनिट बिजली बिल्कुल फ्री देने का फैसला लिया है।
अगली बड़ी खबर, विरोधियों पर जमकर बरसे तेजस्वी यादव, कहा बिहार के कुछ लोग बिहार को कर रहे बदनाम, बिहारी गौरव को झुकने नहीं देंगे। ये आपको बता दें कि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार की उपेक्षा करके देश का विकास संभव नहीं है, बगैर बिहार के देश आगे नहीं बढ़ सकता। उन्होंने कहा कि कम संसाधन के बावजूद बिहार हर सेक्टर में आगे बढ़ रहा है। पटना के गांधी मैदान में बिहार दिवस समारोह के उद्घाटन के मौके पर उन्होंने ये बात कही। विरोधियों पर निशाना साधते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के ही कुछ लोग बिहार को बदनाम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग उनकी साजिश को सफल नहीं होने देंगे, बिहारी गौरव को झुकने नहीं देंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के लोगों की एकजुटता से ही ऐसा संभव हो पाएगा। बिहार के सुनहरे भविष्य के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि युवाओं को नौकरी देने का वायदा हर हाल में निभाएंगे, नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है कि हमने जो भी वादा किया है उसे पूरा किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, महबूबा मुफ्ती ने कर दिया बड़ा ऐलान, बोली जब तक आर्टिकल 370 बहाल नहीं होता नहीं लड़ूंगी विधानसभा का चुनाव। यह आपको बता दें कि पीडीपी की चीफ और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने आर्टिकल 370 को लेकर एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि जब तक राज्य में आर्टिकल 370 फिर से बहाल नहीं हो जाता वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगी। उनका कहना है कि जब विधायक पद की शपथ ली थी तो उस वक्त राज्य में 2 संविधान थे। समाचार एजेंसी पीटीआई के साथ में हुई बातचीत में उन्होंने कहा कि बेशक मैं विधानसभा चुनाव तब तक नहीं लड़ने वाली जब तक आर्टिकल 370 फिर से बहाल नहीं हो जाता, क्योंकि ये मेरे लिए एक भावुक मुद्दा है। जब विधानसभा में विधायक पद की शपथ हो तो 2 संविधान हो, एक जम्मू कश्मीर का और दूसरा भारत का, एक ही समय पर 2 झंडे हो सकता है कि ये मेरी तरफ से मूर्खता भरा फैसला हो, लेकिन ये मेरे लिए भावुक मुद्दा है। ये विधानसभा को लेकर है, संसदीय चुनाव के बारे में मैं नहीं जानती। आपको बता दें कि फिलहाल महबूबा मुफ्ती ने ऐलान कर दिया है कि जब तक आर्टिकल 370 बहाल नहीं होता वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगी। अगली बड़ी खबर, सचिन पायलट गुट के एमएलए ने कांग्रेस विधायकों पर बोला जबरदस्त हमला, कहा जब हम पर कार्रवाई हुई तो उन पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया। ये आपको बता दें कि राजस्थान में एक बार फिर से सियासी माहौल गरमाने लगा है। दरअसल कांग्रेस पार्टी के लांडनू से विधायक मुकेश भाकर ने एक बार फिर सीएलपी बैठक की मांग कर दी है। उनका कहना है कि एक बार फिर बैठक होनी चाहिए, क्योंकि अभी हमें 6 महीने के बाद चुनाव में जाना है। आपको बता दें कि मुकेश भाकर का कहना है कि अगर हम लोगों ने बगावत की थी तो हमने अपने पद गवाए हैं। सचिन पायलट डिप्टी सीएम थे, उनकी कुर्सी गई और उन्हें अध्यक्ष का पद छोड़ना पड़ा, लेकिन वहीं अब जब 25 सितंबर को जो हुआ उसके बदले में किसी पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, जबकि यहां पर आला कमान को सीधी चुनौती दी गई है। एक ही पार्टी में 2 तरीके की चीजें होंगी तो उसका संदेश गलत जाएगा। भाकर ने कहा कि हमने आला कमान या गांधी परिवार के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा था। मुकेश भाकर के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर का कहना है कि पार्टी के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाला कोई कितना ही बड़ा क्यों ना हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आलाकमान और कांग्रेस पार्टी चुनौती दी गई और चुनौती देने वालों पर कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए। अगर हमें पार्टी को मजबूत करना है तो उन नेताओं पर एक्शन होना चाहिए। उन्होंने विधायकों के इस्तीफे दिलवाए जिन्होंने 25 सितंबर की घटना को अंजाम दिया। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर अब राजस्थान में सियासत गर्मा गई है। अगली बड़ी खबर, मनीष सिसोदिया की बड़ी मुश्किलें, 5 अप्रैल तक भेजे गए जेल। ये आपको बता दें कि ईडी मामले में कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 5 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेजने के निर्देश दिए हैं। ईडी ने अदालत में कहा कि उनकी पूछताछ फिलहाल के लिए पूरी हो गई है, इसीलिए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाए। यदि आगे पूछताछ की जरूरत होगी तो वो दोबारा मनीष सिसोदिया को रिमांड पर लेने के लिए याचिका दायर कर सकते हैं। आपको बता दें कि फिलहाल कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 5 अप्रैल तक के लिए जेल भेज दिया है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है, क्या मनीष सिसोदिया निर्दोष हैं या फिर मनीष सिसोदिया ने घोटाला किया है? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।